हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और सोशल साइंस का पेपर सोल्व करते हैं जो कि पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। देखो बहुत ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं, बहुत ज़्यादा जोन्स में बहुत सारे स्कूल्स में पेपर हो चुके हैं, सब एनुअल पेपर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप क्लास 7th में हो तो आपका सिलेबस भी आ चुका है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका सिलेबस आ चुका है। तो सिलेबस के लिए और स्ट्रेटेजी के लिए आज क्लास 7th की वीडियो बना दी जाएगी और कल आ जाएगी, ठीक है। तो जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के ऑल सब्जेक्ट्स के सिलेबस की सारी जानकारी होगी, चैप्टर्स की बात होगी, कैसे आप तैयार करोगे, सब चीज़ें उसमें डाल दूंगा, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट की, ठीक है। कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ब्लूप्रिंट होगा पूरा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की। देखो जिन भी स्कूल में रह गया है उनके लिए बेस्ट तरीका है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को रेडी कर लो, और मैं गारंटी लेता हूँ कि इसी से आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन ए। अब देखो इस क्वेश्चन पेपर में क्या है कि पीडीएफ में आपको दूंगा, क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और उसके साथ सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिलेगी, जिसमें आप मेंबरशिप ज्वाइन करके इसको ग्रैब करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और आंसर को देख सकते हो। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सेक्शन ए का कि हु स्टार्टेड द शुंग डायनेस्टी। देखो शुंग डायनेस्टी के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आ गया। तो कौन, पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने शुंग डायनेस्टी की एक तरह से कह लो आप स्थापना की थी, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच डायनेस्टी रूल्ड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन के पीरियड के समय पर साउथ इंडिया पर कौन रूल कर रहा था, किसकी डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो चेराज, चोलाज और पांड्याज की। याद रखना, चेराज, चोलाज और पांड्याज की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो ये क्लियर रखो, आप ये चीज़ें याद ही कर लेना, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ मत छोड़ना कि ये याद नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच फेमस आर्ट स्टाइल्स डिड द कुशानाज कंट्रीब्यूट टू। तो कौन से फेमस आर्ट स्टाइल थे, गंधार और मथुरा। ऑप्शन ए गंधार और मथुरा। फोर्थ पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। कौन सा फैक्टर ऐसा है जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता। तो लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और प्रॉक्सिमिटी टू द सी। तो देखो लॉन्गिट्यूड इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता, लेटीट्यूड करता है, अल्टीट्यूड करता है, लॉन्गिट्यूड नहीं करता। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 पर आता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या फ़र्क है। देखो वेदर डे टू डे बदल सकता है, लेकिन क्लाइमेट क्या होता है कि इस 10 साल में, 15 साल में, 7 साल में, मतलब बहुत लंबे समय तक एक तरह का क्लाइमेट, एक तरह का मौसम रहना, उसी को क्लाइमेट कहा जाता है। जो रिकॉर्ड होता है ना वेदर का 10 साल तक का, वही उस जगह का क्लाइमेट होता है। जैसे कुछ जगह ठंडी होती है तो वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी आपके पास ऑप्शन है। वेदर इज द एवरेज कंडीशन ओवर मैनी ईयर्स वाइल क्लाइमेट इज द शॉर्ट टर्म। देखो उल्टा लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वेदर इज द शॉर्ट टर्म कंडीशन वाइल क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन ओवर मैनी ईयर्स। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एक इमेज आपको दी गई है। द पिक्चर गिवन बिलो एसोसिएटेड विद विच प्लेस। तो ये जो पिक्चर दिखाई गई है कौन से प्लेस से जुड़ी हुई है। ए कार्ला केव्स इन महाराष्ट्र, बी नायघाट केव्स नियर पुणे, सी उदयगिरी केव्स नियर भुवनेश्वर और डी अजंता केव्स इन महाराष्ट्र। तो देखो ये कौन सी केव्स हैं, उदयगिरी केव्स नियर भुवनेश्वर। उदयगिरी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। देखो मैं बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है मुझे, तो मुझे नहीं पता कि आप में से किन लोगों को घूमने वाले ब्लॉग्स या वीडियोस या इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है, बट अगर आप कहेंगे तो मैंने पूरे जितने भी घूमा हुआ हूँ मैंने वीडियो को लॉग किया हुआ है। मतलब जो व्लॉग बोलते हो ना आप, ये बेसिकली वीडियो लॉगिंग से वर्ड आया है। जब लोग स्पेसशिप में बैठकर स्पेस में जाया करते थे तो वहाँ पर अपने दिन को रिकॉर्ड किया करते थे, वहाँ से स्टार्ट हुई है व्लॉगिंग, वहाँ से वीडियो को लॉग किया करते थे। तो मैं भी ऐसे गया हूँ और मैंने हर चीज़ रिकॉर्ड की हुई है। अगर आप कहोगे तो मैं कुछ वीडियोस यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, कुछ और डाल दूंगा और आपको एज अ व्लॉग प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप देख सकते हो अपनी हिस्ट्री, अपनी ज्योग्राफी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जिसके लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग इंस्टा हैंडल भी बनाया है जिसका नाम रखा है हमने लाइफ बिटवीन लाइन्स।
इसको आप फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ की लगभग सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, और ये कोई डिस्ट्रैक्शन का पार्ट नहीं है। तो चाहे आपकी वो लाइफ हो, फैमिली हो, करियर हो, या फिर फोकस, डिस्ट्रैक्शन, आपका स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करें लाइफ में, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। और इंस्टा का नाम क्या है? लाइफ बिटवीन लाइंस। मेरा नाम है सम्राट। आप मुझे सम्राट बालियान के नाम से यूट्यूब पर और इंस्टा पर सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि ये कौन सी केव है? आपने बताया उदयगिरी केव्स नियर भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एक्सपीरियंसेस अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विच, तो विंटर। तो ऑप्शन ए मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। देखो कौन सी सिटी है जो एक्सपीरियंस करती है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस एक्सपीरियंस करती है? मुंबई। देखो मुंबई तो नहीं करेगी क्योंकि अप्रोक्सीमेटी, देखो जो ये कारण होता है ना, सी के पास में जो सिटीज़ होती हैं उनका ना तो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ना तो बहुत ज़्यादा हाई होता है टेम्परेचर, ना लो। तो मुंबई के आसपास ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। चेन्नई भी पास है, कोलकाता भी पास है समुद्र के, तो कौन सा ऑप्शन बचा? बी, दिल्ली। तो दिल्ली एक्सपीरियंसेस अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर बिकॉज इट इज़ फार फ्रॉम द सी, अनलाइक मुंबई, चेन्नई और कोलकाता विच आर कोस्टल सिटीज़। बताया मैंने, कोस्टल सिटीज़ विद मोर मॉडरेट टेम्परेचर। कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न डिजिटल मनी? तो मॉडर्न डिजिटल मनी के रूप में आप किसको देखते हैं? कॉवरी शेल्स, वीट, यूपीआई और पेपर नोट्स। तो आपको पता है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है हमारा। पेपर नोट्स को तो हम बिल्कुल मॉडर्न करेंसी के रूप में नहीं देखते, यूपीआई को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। व्हाट डिड जॉन मेनार्ड कीन्स से अबाउट मनी? तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने मनी के बारे में क्या कहा था? ऑप्शन ए मनी इज ओनली यूजफुल फॉर बाइंग गुड्स। बी मनी कनेक्ट्स द प्रेजेंट टू द फ्यूचर। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड, और मनी शुड ओनली बी यूज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। तो क्या कहा था? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड। तो सिर्फ मनी इम्पोर्टेंट नहीं है ट्रेड के लिए। क्या ये कहा था? नहीं, ये नहीं कहा था। मनी इज ओनली यूजफुल फॉर बाइंग गुड्स, नहीं। मनी कनेक्ट्स द प्रेजेंट टू द फ्यूचर, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्या कहा था? मनी कनेक्ट्स द प्रेजेंट टू द फ्यूचर, ये कहा था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। व्हाट डज द टर्म मीडियम ऑफ एक्सचेंज रेफर्स टू? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है? इससे आप क्या समझते हैं? क्या तात्पर्य है इस बात का? ऑप्शन ए कहता है अ टूल यूज टू मेजर ट्रेड। मीडियम ऑफ एक्सचेंज से क्या समझते हैं? एक टूल जो यूज़ किया जाता है ट्रेड को मेजर करने के लिए। बी कहता है अ मेथड टू स्टोर वेल्थ। सी कहता है समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड फॉर बाइंग एंड सेलिंग। और डी अ प्रोडक्ट फॉर ट्रेड। तो देखो कोई भी चीज़ जो हम मान ले के खरीदने और बेचने में यूज़ की जा सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 11th की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी आपके सामने, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है कि अबव पिक्चर एसोसिएटेड विद विच एपिक ऑफ संगम एज? नेम द लेडी गिवन इन द अबव पिक्चर। तो इन लेडी का नाम बताना है जो कि संगम एज से रिलेटेड है। तो बेसिकली इन लेडी का क्या नाम है आपको पता होना चाहिए। ये सिलप्पा दिकरम, द टेल ऑफ द एंकलेट। आप लिख लें, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। द पिक्चर is associated with the Sangam age एपिक, रेड से लिखते हैं, सिलप्पा दिकरम
द टेल ऑफ द एंकलेट. क्लियर? The lady shown in the picture is Kannagi. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट आर द मेजर सीजन्स एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया? कौन से मेजर सीजन है जो इंडिया में एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम? जैसे स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम, इसको रेनी भी बोलते हैं हम, रेनी सीजन, ऑटम एंड विंटर. ये मेजर सीजन है जो हम इंडिया में एक्सपीरियंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं. 13th क्वेश्चन कहता है हु वाज कॉल्ड अ मोंक किंग एंड विच डायनेस्टी ही एसोसिएटेड विद? तो किस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ इंसान था ये जिसको हम मोंक किंग कहते हैं? तो बेसिकली मोंक किंग खारावेला, ये वर्ड याद रखना. खारावेला वाज कॉल्ड a monk king and he was associated with the Chedi dynasty. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं. सेक्शन बी केस बेस्ड क्वेश्चन. केस बेस्ड क्वेश्चन पेपर में बहुत आएंगे, एनुअल एग्जाम में भी बहुत आएंगे. याद रखना सिलेबस में 50% केस बेस्ड क्वेश्चन देने की बात की है इस पर कमीशन ने. तो ईच क्वेश्चन 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा. पहले आप ये केस पढ़ते हैं, उसके बिहाफ पर आप आंसर देंगे. देखो केस को पढ़ने का सही तरीका तो ये है कि आप पहले एक पैरा पढ़ें, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे. यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने में फ़ायदा क्या होगा कि आपको अगर इसमें से कोई आंसर मिलता है तो हम टिक लगा देंगे, नहीं मिलता तो हम आगे बढ़ जाएंगे. तो पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं वन गो में, बार बार याद करने की कोशिश नहीं करनी. वन गो में पढ़ेंगे, सिर्फ एक बार पढ़ेंगे. द मॉनसून सीजन इज़ वाइटल फॉर इंडिया, filling rivers, watering soil, and growing crops. The word monsoon comes from Arabic word which is mosim, season, and refers to the seasonal winds over the Indian Ocean and South Asia. Monsoons happen because land heats and cools faster than the ocean, creating pressure differences that drive winds. ये आपको थोड़ा मौसम के बारे में जानकारी दी गई कि मौसम शब्द कहाँ से आया है, क्यों लैंड पर ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर में, और क्यों समुद्र के पास टेम्परेचर में डिफरेंस कम आता है, सीजनल विंड्स क्यों चलती है, प्रेशर की वजह से चलती है. ठीक है, बेसिक चीज़ें हो गई. अब पहले क्वेश्चन पर कूद जाओगे आप सीधा. पहला क्वेश्चन कहा गया है कि द वर्ड मॉनसून इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज एंड व्हाट इट्स ओरिजिनल मीनिंग. तो आप साफ साफ इस ये तो डायरेक्ट हमें पहले पैरा से ही मिल गया आंसर. ये तो आंसर हमें पहले पैरा से ही मिल गया. तो हम क्या आंसर लिख देंगे कि द वर्ड मॉनसून derived from Arabic from the word मौसम. तो मौसम शब्द से आया है जो कि अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है, और मीनिंग उनकी भाषा में इसका मतलब क्या है, सीजन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे
फर्स्ट हो गया कि स्टेट द की डिफरेंस इन द प्रेशर सिस्टम ओवर द एशियन लैंड मास एंड द इंडियन ओशन ड्यूरिंग द समर साउथ वेस्ट मानसून। तो इसके बारे में अभी जिक्र नहीं हुआ, तो हम पैरा पर आगे बढ़ते हैं यहाँ से आगे। समर मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की बात कर रहे हैं। इन समर the Asian landmass heats up, creating a low pressure system. Cooler, higher pressure ocean air flows to the land, carrying moisture that falls as heavy rain. Starts in early June at India's southern tip, reaching the whole country by mid-July. The Western Ghat block winds, causing heavy rain on their western slopes but less on the Deccan Plateau. विंटर मानसून, जो कि नॉर्थ वेस्ट मानसून है, इन विंटर द लैंड कूल्स फास्टर क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर सिस्टम वाइल द ओशन स्टेज वार्मर विच with lower pressure. Winds blow from land to sea, bringing dry weather to most of India. Some winds over the Bay of Bengal pick up moisture, causing rain in East and South India. Some interesting facts on monsoon in India. Mawsyn Ram in Meghalaya gets the world's highest rainfall, about 11,000 millimeter yearly. Monsoon rains have inspired many ragas in both Semitic, Carnatic and Hindustani classical music. यहाँ तक पढ़ लिया आपने, लास्ट की 3 लाइन छोड़ दी टाइम बचाने के लिए। देखते हैं आंसर हमें मिल गया। आंसर मिलने के बाद हम अपने आंसर पर कूद पड़ेंगे। सेकंड का आंसर हम लिखेंगे, द की डिफरेंस इन प्रेशर सिस्टम ड्यूरिंग समर मानसून। ड्यूरिंग द समर the Asian landmass becomes very hot and develops a low pressure system while the Indian Ocean remains cooler in Indian Ocean, while the Indian Ocean की बात कर रहे हैं, remains cooler and has a high pressure system causing moist winds to blow from the sea towards the land. तो इसी के कारण बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। की डिफरेंस यही है, ठीक है, इंडियन ओशन और साउथ वेस्ट मानसून में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डू द वेस्टर्न घाट्स अफेक्ट रेनफॉल डिस्ट्रैक्शन। तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो कैसे रेनफॉल को मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करते हैं। Explain how the Western Ghats affects the rainfall distribution in the surrounding regions during the summer monsoon. देखो कहा गया है कि समर मानसून के दौरान ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पर, तो ये कैसे अफेक्ट करते हैं। जो पानी बरसता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, यहाँ जाएगा पानी, यहाँ बादल बरसेंगे, कहाँ बरसेंगे, इसको कैसे अफेक्ट करता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को। तो आप कहेंगे कि ड्यूरिंग द समर मानसून, बेसिकली समर के मानसून के समय में द वेस्टर्न घाट्स ब्लॉक द मॉइस्चर। और इसका आंसर आप किस प्रकार देंगे, देखो जब आप PDF लोगे तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो आपसे पूछा है ये क्वेश्चन और ये आपका आंसर कहा है कि समर मानसून के समय में
वेस्टर्न घाट्स जो है वो ब्लॉक कर देते हैं मॉइस्चर को, जो लादेन विंड्स फ्रॉम मॉइस्चर लादेन विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी। जो अरेबियन सी, अब अरेबियन सी कहाँ पर है? ये आपका नीचे का हिस्सा है इंडिया का, जिसमें इधर गुजरात है। क्लियर? ये आपका ये आपकी इंडिया की कुछ इस तरह से शेप है। अब आप देखो यहाँ पर क्या है कि ये वेस्टर्न घाट्स है, इधर अरेबियन सी है, इधर से आ रही विंड्स को ये वेस्टर्न घाट्स रोकते हैं, यहाँ पर ब्लॉक करते हैं। ये टकराती है, रुक जाती है, टकरा कर वापस हो जाती है। तो अरेबियन सी से आ रही, फोर्सिंग दैम टू राइज एंड कोजिंग हैवी रेनफॉल, जिसकी वजह से वो उनको ज़्यादा रेनफॉल करने पर मजबूर करते हैं ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स। तो ये जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं, ये यहीं पर वेस्टर्न स्लोप्स हैं, इन पर ज़्यादा बारिश पड़ती है, सच एज द कोंकण कोस्ट, जैसे कि कोंकण कोस्ट पर, ये भी यहीं पर है। आफ्टर क्रॉसिंग द वेस्टर्न घाट्स, जब ये विंड्स वेस्टर्न घाट्स को कवर कर लेती हैं, उस तरफ आ जाती हैं, अंदर पहुंच जाती हैं इंडिया के, तो द विंड्स लूज मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर। तो मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर जो है, मतलब इन हवाओं में से ज़्यादातर जो नमी है वो बरस चुकी है पानी के बरसात के रूप में, तो ज़्यादातर मॉइस्चर उसमें से कम हो जाता है। फिर क्या होता है? सो द डेक्कन प्लेटो ऑन द ईस्टर्न साइड रिसीव्स मच लेस रेनफॉल, जिसकी वजह से जब इधर रेनफॉल होती है तो कम बारिश पड़ती है कंपेरेटिवली वेस्टर्न घाट्स की तरफ। ठीक है, ये आप दो पॉइंट लिख दोगे। फिर आपसे 15th क्वेश्चन पूछता है। 15th क्वेश्चन पर अगर हम आए तो उसमें केस पढ़ेंगे आप। केस पढ़कर सीधा इसी तरह से आप इन 3 क्वेश्चन पर आएंगे। अब मैं आपको कहता हूँ ये केस आप खुद पढ़ेंगे स्क्रीनशॉट लेकर, और पहले इन तीनों क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करोगे। अब मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट आपसे पूछा गया है और आंसर में डायरेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, पहला क्वेश्चन पूछता है आपसे केस के बिहाफ पर। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ समझाने के लिए, बट आप केस पढ़ोगे पहले, फिर क्वेश्चंस पर आओगे। द जर्नी ऑफ मनी, मनी की जर्नी बताई गई है पैसेज में, जिसमें एनी 2 नॉन मेटेलिक आइटम्स दैट सर्व्ड एज अर्ली फॉर्म ऑफ मनी। तो मनी की अर्ली फॉर्म के रूप में 2 नॉन मेटेलिक आइटम्स के नाम आपको बताने हैं। देखो, ये पैराग्राफ में पहले से आपको बताया गया है, ये आपको पहले से बताया गया हुआ है। ठीक है, तो काउरी शेल्स और रेड फेदर कोइल्स, ये दोनों नॉन मेटल हैं और एज अ अर्ली फॉर्म ऑफ मनी है जो यूज़ हो चुकी है पहले। राइस स्टोन्स कैन ऑल्सो बी एन एक्सेप्टेबल आंसर। ठीक है, ये मैंने इसमें लिख दिया है कि आपको ईजी हो जाए थोड़ा, कि हाँ ये राइस स्टोन्स भी लिख सकते हो आप। फिर ये दोनों पैसेज में से ही मिला है आंसर, मैंने खुद नहीं लिख दिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द टू कॉमन नेम्स यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर कॉइन्स मेड ऑफ प्रीशियस मेटल इन इंडिया। इंडिया में यूज़ होने वाले प्रीशियस मेटल से बने हुए कॉइन्स का एंशिएंट टाइम में 2 कॉमन नेम क्या थे? करशपनाज, करशापनज और पनाज। करशापानाज और पानाज, हो सकता है मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, लेकिन करशापानाज और पानाज। ये भी पैरा में है, ये भी पैरा में है, पैसेज में गिवन है। क्वेश्चन थर्ड पूछा गया है, हाउ डिड द यूज़ ऑफ कॉइन्स इम्पैक्ट इंडियाज ट्रेड। कैसे कॉइन का यूज़ इंडिया के ट्रेड को इम्पैक्ट किया विद अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे क्या, कि द डिस्कवरी ऑफ कॉइन्स इन केरला, केरला में जो कॉइन्स की डिस्कवरी हुई, तमिलनाडु में जो हुई, उसने क्या दिखाया? सदर्न इंडिया हैड एक्टिव मैरीटाइम ट्रेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ईजियर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। जब कॉइन तमिलनाडु और केरला जैसी जगहों पर आपका ये इंडिया है नीचे से, ठीक है। अब इस इंडिया में आपको पता है यहाँ पर कर्नाटक और यहाँ पर केरला, ये कर्नाटक। जब इस एरिया में, इस रीजन में कॉइन बन गए तो समुद्र के रास्ते
ट्रेड और ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि दूसरी जगहों पर जहाँ पर कुछ और बार्टर सिस्टम था या कोई और करेंसी थी, उन्होंने क्या किया, इन कोइंस के बदले यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट किया। ट्रेड मजबूत हुआ तो चीज़ें आगे बढ़ी और सिस्टमेटिकली चलने लगी। वही लिखा हुआ है पहले पॉइंट में, द डिस्कवरी ऑफ कोइंस इन केरला एंड तमिलनाडु शोज द सदर्न इंडिया हैड एक्टिव मैरीटाइम ट्रेड, मतलब पानी से होने वाला ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो समुद्र के रास्ते हो रहा ट्रेड दूसरे जगहों से होने लगा और अच्छे तरीके से, और मेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ईजियर, जो कि एक आसान तरीका हो गया लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेड करने का। सेकेंड पॉइंट है कि सिंस इंडियन coins were widely accepted, scholars believe that India exported more goods than it imported and therefore the trade was largely in favor of India। तो देखो, जब हमने कोइन बनाए उससे पहले से, तब से हमने एक चीज़ नोटिस की है स्कॉलर्स ने बेसिकली, कि ये माना जाता है कि इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था, मतलब इंडिया से बाहर सामान ज़्यादा जाता था बल्कि अंदर आने के। तो बाहर सामान ज़्यादा आता था तो हम सामान बेचते थे, पैसा कमाते थे, पैसा लेकर वापस जाते थे। तो इसका मतलब है उस टाइम तक इंडिया के फेवर में था ट्रेड। अगर हम कोई चीज़ बाहर ज़्यादा बेचते हैं तो हम पैसा अंदर ज़्यादा ला पाते हैं, जिससे हमें फ़ायदा होता है। तो इंडिया के फेवर में ऐसा ट्रेड रहता था। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन खत्म हुआ। अब सेक्शन डी पर आते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 16th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ डू क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड एंड प्रॉक्सिमिटी टू द सी। देखो, लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड को समझो, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ में इमेजिनरी लाइंस मानी हुई है हमने, जिससे हम टाइम और प्लेसेस को नाप सके एक तरह से। ठीक है, तो जो खड़ी हुई लाइंस है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, और जो लेटी हुई लाइंस है, ये वाली लाइंस है जो ब्लू कलर वाली, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और खड़ी हुई लाइंस जो है उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्लियर, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, और यहाँ पर कहीं आपका भारत है, जिसमें आपके भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, और बस इसके नीचे से ये रेड कलर की लाइन जो बिल्कुल बीच की इमेजिनरी लाइन मानते हैं हम अर्थ पर, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्लियर, यहाँ पर सीधी धूप पड़ती है इक्वेटर पर सन की। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि पूछा है कि हाउ डू क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक एल्टीट्यूड, और जो एल्टीट्यूड हो गया मतलब किसी चीज़ की ऊंचाई कितनी है, वो कितने एल्टीट्यूड पर है, लेटीट्यूड हो गया, या प्रोक्सिमिटी टू द सी, समुद्र के कोई सिटी कितनी पास है, ये क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं ये फैक्टर, ये आपको बताना है। टेम्परेचर को कैसे कम ज़्यादा करते हैं, लाइफस्टाइल, पीपल के लाइफस्टाइल को, लोगों के लाइफस्टाइल को कैसे बदल देते हैं। जैसे कुछ जगहों पर, जैसे रेत में, दुबई में, मिडल ईस्ट में बहुत लोग मुस्लिम हैं, तो वहाँ पर बुरखा कैसे बना होगा। जब लोग रेत के पास में रहते होंगे और बहुत पहले कोई सुविधा नहीं होती होगी, तो रेत मुंह में, बालों में चला जाता होगा। तो लोगों ने क्या स्टार्ट किया, बुरखा, बड़े बड़े कपड़े, लंबे लंबे गाउन पहनने स्टार्ट किए, जिससे कि शरीर के अंदर रेत ना जा पाए। वही आज का फैशन हो गया। तो इसी तरह से जहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी वो लोग ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। तो वैसे ही ये अफेक्ट कैसे करता है, ये आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर। पहले हम बताएंगे आपको लेटीट्यूड से क्या फ़र्क पड़ता है। तो प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर लाइक कन्याकुमारी। अब देखो, हमारी अर्थ ऐसे है, मैंने आपको बताया ये हमारी कन्याकुमारी है, यहाँ पर कन्याकुमारी नीचे। अब यहाँ से जा रही है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से जा रही है हमारी इक्वेटर। अब एक चीज़ देखो, कन्याकुमारी इक्वेटर के काफ़ी पास है, गुजरात काफ़ी दूर है। इसी चीज़ को समझाते हुए हमने कहा कि जैसे कि इक्वेटर के पास कन्याकुमारी है, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, बिकॉज दे रिसीव डायरेक्ट सन रेज, वाइल नॉर्दर्न रीजन्स लाइक श्रीनगर जैसे ऊपर नॉर्दर्न एरिया जो है इंडिया का, वो ठंडा है, आर कूलर ड्यू टू स्लैंटिंग रेज। तो वहाँ यहाँ पर तो पड़ रही हैं सूरज की किरणें सीधी, और यहाँ पर पड़ रही हैं तिरछी। तो तिरछी पड़ने की वजह से वहाँ पर गर्मी कम होती है। दिस अफेक्ट्स लाइफस्टाइल एज पीपल वियर लाइट क्लोथ्स
इन हॉट रीजन्स एंड वार्म वुलन क्लोथ्स इन कूलर रीजन या कोल्डर रीजन। तो जैसे कि जहाँ ठंड होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, और कन्याकुमारी जैसी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा लोग ज़्यादा ठंडे कपड़े, गर्म कपड़े पहनते ही नहीं, लाइट कपड़े पहनते हैं। एल्टीट्यूड की बात करें तो हायर प्लेसेस सच एज शिमला और ऊटी हैव लोअर टेम्परेचर। जितना ज़मीन से ऊपर की तरफ लोग रह रहे होंगे पहाड़ों पर, हिल स्टेशन पर, वहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर फिर से वही चीज़ लगेगी, टेम्परेचर वहाँ पर कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठंड ज़्यादा होगी। बिकॉज एयर बिकम्स कूलर, यहाँ पर एयर ज़्यादा कूलर है हाइट के साथ, और पीपल यहाँ के कैसे हैं, वार्म क्लॉथ वेयर करते हैं। बिल्ड स्लोपिंग रूफ, यहाँ पर लोग अपनी छतें ऐसी बनाते हैं जिससे कि बर्फ़ जो गिरे वो नीचे गिर जाए। तो इस तरह से अफेक्ट करती है अल्टीट्यूड वाली चीज़ें। जिसके बाद आपने देखा कि ग्रो क्रॉप्स लाइक टी, एप्पल्स, ऐसी चीज़ें उगाते हैं जो गर्म रहते हैं और ठंड में उगते हैं। एंड दीज प्लेसेस अट्रैक्ट टूरिस्ट, तो टूरिस्ट भी ऐसी जगहों पर अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह से ये फैक्टर क्लाइमेट पर, लोगों के लाइफस्टाइल पर अफेक्ट करता है। और प्रॉक्सिमिटी टू द सी, ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि प्रॉक्सिमिटी टू द सी की बात करें तो ये मुंबई जैसी जगहों के लिए बनी हुई है। अब मुंबई जैसी जगहों में क्या होता है कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो मुंबई हैव मॉडरेट टेम्परेचर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस टू द सी, वाइल इनलैंड एरियाज़ लाइक नागपुर फेस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। नागपुर में ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, क्यों? क्योंकि वह कोस्टल पीपल जो होते हैं ऑफन डिपेंड ऑन फिशिंग एंड ट्रेड, वियर लाइट क्लोथिंग एंड ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस एंड कोकोनट। तो ग्रोज क्रॉप्स लाइक राइस एंड कोकोनट, देखो यहाँ के लोग वही चीज़ उगाते हैं जो समुद्र के किनारे उगाई जा सकती है। दूसरा कि यहाँ पर नागपुर जैसे जो समुद्र से दूर हो गया थोड़ा, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, पर वहीं मुंबई में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। तो तीनों पॉइंट दिखा दिए आपके। 17th क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया राइट एनी 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। देखो मनी के 3 फंक्शन दिखाए गए हैं आपको कि मनी एक किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए काम आता है। जैसे मेरे पास आइसक्रीम है, आपको मुझे आइसक्रीम देनी है, तो एक तो हो गया गिफ्ट, लेकिन आपको अगर आइसक्रीम वाले से लेनी है तो आप पैसे दोगे, पहले पैसे उसको दोगे, वो आपको आइसक्रीम देगा तभी आप खाओगे। तो किस वजह से आया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, आप स्टोर कर सकते हो वैल्यू को। जैसे आपने एक दिन किसी के खेत में काम किया तो आपने खेत में काम करके बहुत सारी फसल काट दी, तो अब आपके पास एक वैल्यू आ गई कि आपका पूरा दिन ख़राब हुआ, आपने काम किया, उसके बदले आपको किसी ने कुछ नहीं दिया, तो आपकी वैल्यू तो क्रिएट हुई, पर कोई लोग उसके बदले पैसे देंगे। तो जो पैसे देंगे, आप उस पैसे को, अपनी उस एक दिन की वैल्यू को कहीं कलेक्ट कर सकते हो। किस रूप में? पैसे के रूप में। और कोई तरीका नहीं है अपनी मेहनत को कलेक्ट करने का। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम सेव कर सकते हैं एज अ फ्यूचर, सेव फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर में काम करने के लिए, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। तीसरा पॉइंट है मेज़र ऑफ वैल्यू। जैसे यूनिट ऑफ अकाउंट, मनी प्रोवाइड्स अ कॉमन स्टैंडर्ड टू मेज़र एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स। अब अगर आपके पास एक आइसक्रीम इतनी बड़ी है और एक आइसक्रीम इतनी बड़ी है, आपको ये भी 5 रुपये में मिल जाए और ये भी मिल जाए 5 रुपये में, तो बेचने वाले का तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए पैसा यूनिट भी डिसाइड करता है कि कौन सी कितनी महंगी होगी चीज़, जब वो कितनी बड़ी होगी, या उस चीज़ की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो वैल्यू के हिसाब से गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस अलग होते हैं। सेक्शन ई पर आते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन पूछता है क्रिएट योर ओन किंगडम। अपना राज्य खुद बनाओ, एम्बलम भी खुद बनाओ, टाइटल भी खुद लिखो, वैल्यूज़ भी, रूल्स भी, यूनिक फीचर्स भी। तो आइए देखते हैं। आपने 5 चीज़ें लिख ली, 5 ही चीज़ें आपको कही गई हैं, एम्बलम, टाइटल, वैल्यूज़, रूल्स, यूनिक फीचर्स। तो आप कैसे लिखोगे? राइजिंग सन आपका एम्बलम हो गया। आई वुड चूज़ राइजिंग सन एज द रॉयल एम्बलम बिकॉज इट सिम्बलाइज होप, ग्रोथ एंड अ ब्राइट फ्यूचर फॉर द किंगडम। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो गया? एज द रूलर मैं क्या करूँगा? मैं टाइटल लूँगा गार्डियन ऑफ द रीम, गार्डियन ऑफ द रीम, शोइंग दैट माई रोल इज़ टू सर्व एंड प्रोटेक्ट द पीपल। तो लोगों को बचाने वाला बहादुर, तो गार्डियन ऑफ द रीम। अब सर्व करूँगा, लोगों के लिए सेवा करूँगा और उनको बचाऊँगा अपने किंगडम में। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? माई किंगडम वुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज़ सच एज जस्टिस, न्याय, इक्वालिटी, बराबरी, ऑनेस्टी, सच्चाई और रिस्पेक्ट, आदर फॉर नेचर। नेचर के लिए रिस्पेक्ट और बाकी सब चीज़ें मैं अपने उसमें रूल बनाकर रखूँगा। इनके बिहाफ पर मैं अपना, इनके बेस पर मैं अपना किंगडम बनाऊँगा। फोर्थ पॉइंट,
द रूल्स एंड रेगुलेशंस वुड इंश्योर फ्री एजुकेशन, इक्वल लॉज फॉर एवरीवन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पीसफुल लिविंग। ये मेरे मेन पॉइंट्स होंगे, मेन रेगुलेशंस रूल्स होंगे, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट आप लिखोगे कि यूनिक फीचर ऑफ माई किंगडम वुड बी पीपल्स काउंसिल्स, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड कल्चरल फेस्टिवल्स दैट सेलिब्रेट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो आपने देखा कल्चर को, आपने टाइटल को, अपने एम्बलम को, अपने रूल्स को, वैल्यूज़ को, यूनिक फीचर्स को ऐड करते हुए आपने ये 5 पॉइंट इस तरह से लिख देने हैं। अगर आपके मन में कुछ और आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। सेक्शन F की तरफ आते हैं। मैप वर्क आपके सामने, एक मैप आपको पेपर में मिलेगा, उसमें आपको ये 4 जगह ढूंढनी है, लोकेट एनी 4, इनमें से 4। अब आपको 5 जगह दी गई है, पाँचों हम देखते हैं, इनमें से कोई भी आप 4 ढूंढ सकते हो। 1 मदुरई, मेघालय, जैसलमेर, नागपुर, उड़ीसा। अपने रूम में, अपने घर में, अपनी डेस्क पर, अपने टेबल पर या अपनी बुक में, कॉपी में एक पॉलिटिकल मैप ज़रूर रखो इंडिया का, और उसमें चीज़ें जो भी याद आती रहे हमेशा उसमें ट्राई करते रहा करो चीज़ें कि कौन सी कहाँ पर है। अपने पास एटलस रखा करो, उसे देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में। मेघालय कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो कि कैपिटल है शिलोंग इसके रीजन की। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। और जैसलमेर कहाँ पर है? वेस्टर्न राजस्थान में, जिसमें थार डेजर्ट रीजन आता है। अब आइए मैप पर देखते हैं ये सब चीज़ें। मैंने बताया था आपको, ये आपका अरेबियन सी, इस तरफ अरेबियन सी है आपका, और इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। ये आपका मेघालय आ गया, यहाँ पर आपका वेस्टर्न राजस्थान में जैसलमेर आ गया, नागपुर आपका यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। इसके बाद उड़ीसा आपका यहाँ पर है, मदुरई आपका यहाँ पर है, जो मैंने बताया था आपको। कौन सी? मदुरई, ऐसे तमिलनाडु में, साउथ इंडिया। मेघालय नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, शिलोंग कैपिटल है, शिलोंग रीजन आता है। जैसलमेर वेस्टर्न राजस्थान। और बाकी 2 कौन से हैं? बाकी 2 इसी के ऊपर लिखे हुए हैं, नागपुर एंड उड़ीसा। तो नागपुर हमने देखा अभी यहाँ पर है, और उड़ीसा यहाँ पर है। उड़ीसा ये पॉइंट है, और नागपुर ये पॉइंट है, और उड़ीसा यहाँ पर होना चाहिए। ये पूरा उड़ीसा है, ऐसे लगाओ आप पॉइंट और लिखो। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, यहाँ पर है, सॉरी। तो आई होप आपको हेल्प मिलेगी और आप पेपर में बेहतर परफॉर्म करोगे। इस तरह से आपने अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। मिलते हैं आपसे आपके क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए, और एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो जाओ। मैं जल्द ही आपके सिलेबस की वीडियो डालने वाला हूँ। और जाकर इंस्टाग्राम पर लाइफ बिटवीन की स्पेलिंग क्या है? BTWN लाइन्स को फॉलो कर लो और मुझसे कनेक्ट हो जाओ। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।